स्टूडेंट, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, जैसा आप जानते हो कि आपके 12th का पेपर स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, जो आपका स्टार्टिंग में सेक्शन ए में जो आपके 10 एमसीक्यू आते हैं ना, एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आपकी रैंक को भी बूस्ट करते हैं। इसलिए हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ हमने एमसीक्यू का कलेक्शन लिया है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, एक एक नंबर के क्वेश्चंस, उनको मैंने कलेक्ट किया हुआ है और मैं यहाँ उसको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है बेटा जी, जिससे आपको हेल्प मिल सकेगी। ठीक है ना, तो इन सबको जितना मैं पढ़ाऊँगा उसको भी पढ़ना आपको है, पूरी बुक को भी आपको एनालिसिस करनी है। तो इसमें ज़रूर कुछ क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसलिए इसको पढ़ के जाना। ठीक है बेटा जी, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका देखो ध्यान से कि चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, ट्रू और फॉल्स। कहोगे सर बिल्कुल ट्रू है, तो आपने इसको ट्रू बोला। ठीक है ना। अगला पॉइंट आपका ये है कि कैपेसिटेंस, अगर एक स्फेरिकल कंडक्टर है तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, उसको आपको बताना है। तो कितना होता है आपका ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है, आप सभी को पता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट कर लेना। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मेटल इज इनफाइनाइट। यस, मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है वो इनफाइनाइट होता है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। ठीक है ना। डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करना है तो क्या है, फोर्स अपॉन फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसलिए बोलते हैं इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम होती है। ठीक। नेम एंड डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटीज हुज ऐसा यूनिट इज वोल्ट मीटर। तो ठीक है, आपने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो ध्यान से, नेम एंड डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटीज हुज ऐसा यूनिट इज वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका पता है न्यूटन पर कूलम था ना, तो उसको वोल्ट पर मीटर से भी डिफाइन करते हैं। नेम एंड डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटीज हुज ऐसा यूनिट कूलम पर वोल्ट। कैपेसिटेंस सी क्या होता है, आप सी होता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। तो यहाँ से आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हो। ठीक है ना। अब एक एक नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा तेज करूंगा। अब देखो एक न्यूमेरिकल आ गया, 1 नंबर का है, हालांकि ये 2 नंबर में पूछता है, लेकिन आया हुआ है 1 मार्क्स में, इसलिए जो है मैंने इसको, सिंपल सी बात है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, जिसमें जो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है। कितना एंगल बना, 30 डिग्री। ठीक है ना। तो 30 डिग्री आपका एंगल दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है ना। आपको टॉर्क उस पर कितना एक्ट हो रहा है, 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। एल आपको दिया गया है, तो आपसे पूछा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डाइपोल। मतलब डाइपोल आपको पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, तो मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है, तो चार्ज की वैल्यू आपको निकालनी है। तो बस क्यू क्या होता है फार्मूला, आपने फार्मूला पढ़ा होगा, टॉर्क इज इक्वल टू, है ना, पी ई साइन थीटा। पी क्या होता है, पी होता है क्यू इंटू 2a। 2a क्या है, डाइपोल लेंथ। डाइपोल लेंथ हमने यहाँ पर एल ले ली है डायरेक्ट, क्यू इंटू एल ई साइन थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू आप ट्रांसफर करके, टाउ यहाँ लिखा है तो टाउ ऊपर लिखा आपने, टाउ इक्वल टू एल ई साइन थीटा। टाउ लिखा आपने, एल लिखा, ई साइन थीटा की वैल्यू आपका कितना है, पुट करोगे, सॉल्व करोगे, सॉल्व करती है आपका जो आंसर कितना आएगा, 4 माइक्रो कूलम। दैट्स इट। आप इसको बड़ी आसानी से, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन है, द कैपेसिटर ऑफ ईच 4 माइक्रो फेरेड आर टू बी connected in such a way that the effective capacitance of the combination is 6 microfarad. This can be achieved by the connecting. अब कैसे हम इसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बताया कि पहले क्या करो, पहले अगर 4 और 4 है तो इसको क्या कर दो सीरीज में, ये भी आपका 4 है, ये भी आपका 4 है ना। फिर इसके बाद किस में एक कनेक्ट कर दो, 3 ही आपके पास हैं तो आप इसे कर दो पैरेलल में। ठीक है ना। तो अगर 4 करोगे आप, कितना होगा सीरीज में, तो आपका हो जाएगा तुम्हारा, देखो ध्यान से, कैपेसिटर आपका है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4। तो ये जाएगा तुम्हारा 16 अपॉन, ये हो जाएगा तुम्हारा 8, ये हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक है बेटा जी। अब ये 2 हो गया, ये ऑलरेडी 4 है तो 2 और 4 किस में आ गए, ये इसका नेट कितना है 2, इसका 4 है, ये आपस में किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो कैपेसिटर है, सीरीज का उल्टा होता है, तो 4 + 2 कितना होगा तुम्हारा 6 हो जाएगा। इसका मतलब 2 कैपेसिटर आपस में सीरीज होंगे और तीसरा वाला किस में होगा, थर्ड वाला जो आपका है उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा। आई थिंक मेरी बात समझ गए, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया यहाँ पर। चार्ज कह रहा है कि चार्ज क्यू, एक आपके पास मान लो क्यूब है और इस क्यूब में जो है इसके अंदर एक चार्ज, इस क्यूब के पास कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस में चार्ज रखा गया है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, अगर मैं टोटल फ्लक्स की बात करूँ
कि भाई टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो आप कहोगे सर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा टोटल फ्लक्स, इस बॉक्स से जो फ्लक्स निकलेगा। लेकिन एक फेस से कितना फ्लक्स लिंक होगा, थ्रू वन ऑफ इट फेसेस, क्योंकि 6 फेसेस हैं तो एक से आपका क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट होगा, तो ये आपका 1/6 होगा, तो आपने पॉइंट आउट कर देना है। ठीक है बेटा जी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो कह रहा है कि इन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस कितना है। पहला केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको 4 मीटर कितना डिस्टेंस दिया गया है, 4 मीटर दिया गया है, और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड 9 न्यूटन पर कूलम। तो ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया हमने, क्यू अपॉन 4 स्क्वायर कर लिया हमने, तो के क्यू की वैल्यू हमने यहाँ से पॉइंट आउट करके निकाल लिया। हमारा पहला से क्या हमने के क्यू निकाल लिया। अब दूसरा पूछ रहा है कि भाई फ्रॉम द सेम चार्ज सेम आपका ऑब्जेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड कितना आपका है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी गई है 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट अ डिस्टेंस। तो आपसे कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो 16 न्यूटन पर कूलम हो जाए तो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए। तो के और क्यू तो इक्वल है, तो बस आपका सेकंड केस में ई डैश आपने के क्यू बाई आर स्क्वायर ले लिया, आपने आर स्क्वायर आपको निकालना है ना। ई डैश आपका सेकंड केस का 16 दिया हुआ है, के क्यू की वैल्यू 9 इंटू निकाला आपने, आर स्क्वायर यहाँ से निकालोगे तो आपका आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है ना, इस तरीके से सॉल्व कर लोगे। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा कि अ पॉइंट चार्ज लाइज एट अ सेंटर एक्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सिस। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका यहाँ पे होता है माइनस क्यू, इधर क्या होगा तुम्हारा जी, इधर होगा प्लस क्यू, और आपसे पूछा गया है कि बताइए इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है, मिड पॉइंट से कोई पॉइंट आपने पी लिया है, एक्स डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, के पी अपॉन आर स्क्वायर। आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पी अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा, 1/x स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, पोटेंशियल होगा। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो 1/x क्यूब हो जाएगा ना, पोटेंशियल 1/r स्क्वायर चलता है किसमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल में। लेकिन अगर हम बोल दें कि इक्वी पोटेंशियल, अगर वही पोटेंशियल की बात करेंगे आर आई एक्स डिस्टेंस पे, बताइए इक्विटोरियल पॉइंट पे क्या होगा, तो पोटेंशियल आपका 0 होगा, क्योंकि ये आपका माइनस क्यू, आपका प्लस क्यू, दोनों का सम करोगे इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तो इक्विटोरियल पॉइंट पे याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और पूछेगा भी क्या, कि एट इक्विटोरियल पॉइंट व्हाट इज द पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, तो आप कहोगे सर 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इधर से भी बनता है। असर्शन क्या है, वर्क डन इन अ मूविंग अराउंड अ क्लोज पाथ इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0। बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है कंजर्वेटिव। तो असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस में क्लोज पाथ पर वर्क डन क्या तुम्हारा होता है, 0 होता है। ठीक, an isolated point charge particle produces an electric field E at a point 3 meter away. ठीक है, if the distance of the point at which field is E/4 will be। अब फिर वही कंसेप्ट पूछा है, एक बार आपको E दिया गया है और डिस्टेंस भी दी गई है। अब कह रहा है कि E क्या तुम्हारा E/4, इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 हो गया तो डिस्टेंस क्या होगा। तो पहले आप वहीं से आपने क्या किया, E आपको फर्स्ट केस में आपको दिया गया है, देखो R दिया गया है, E सिंपल दिया गया है, तो आपने E पॉइंट आउट कर लिया। सेकेंड केस में जो आपका E है उसका E/4 हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन हमको R निकालना है, तो यहाँ से दोनों का रेशियो ले लो, पहले का दूसरे का रेशियो ले लोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 4 इज इक्वल टू, यहीं से निकाल सकते हो, ये आपको दिया गया है 4 इक्वल टू R स्क्वायर बाई 9 है कि नहीं बेटा जी। यहाँ सॉल्व करोगे R इक्वल टू आपका यहाँ से 6 मीटर आ जाएगा। बस आपको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। ठीक है ना, अन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब देखो फिर वही आ गया, टॉर्क आ गया, एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क के लिए फार्मूला क्या बना, यहाँ लिखा है एक्सपीरियंसेस अ मैक्सिमम टॉर्क। तो आपको पता है कि हमारे पास जो फार्मूला होता है टॉर्क का वो होता है पी ई साइन थीटा। अब पी ई साइन थीटा होता है बेटा जी, तो अगर टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा, थीटा तुम्हारा ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है ना, तो हो जाएगा तुम्हारा पी ई हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो सिंपल टॉर्क आपका टॉर्क मैक्स का होता है पी इंटू ये होता है, पी रखो ई रखो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। मिनिमम कब होगा, जब आपका थीटा आपका 0 होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका भी ध्यान रखना आप लोग। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज गॉसियन सरफेस डिपेंड अपॉन। ठीक है ना, नेट चार्ज आपको पता है क्या फार्मूला, क्यू अपॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। तो नेट चार्ज जो हो उसके अंदर जो इनक्लोज्ड है ना, इनक्लोज्ड एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, इस पर आपका डिपेंड करता है नेट फ्लक्स। ठीक, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन पर कूलम मीटर आपका पोटेंशियल है।
द पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इंटरनल रेडियस आर एंड आउटर रेडियस 2r। ठीक है बेटा जी, तो इसको आप देखो ध्यान से। तो बेटा जी सरफेस डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है आपको पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं, ये Q/A होता है ना। और देखा जाए तो ये हो जाएगा Q/ ये क्या होगा 4πr²। तो क्या देखोगे σ1/σ2 इक्वल टू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो पहले कितना है इसका, दूसरे का कितना है, R2 कितना आपका 2r है, तो 2r का होल स्क्वायर अपॉन r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r का स्क्वायर अपॉन 1r का स्क्वायर, कट जाएगा, ये आपका 4:1 आएगा। तो यहाँ 4 लिख देंगे, 4:1 आएगा। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो आप। तो इस केस में ऐसा होगा, ठीक। टॉर्क एक्टिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, जब आपका एंड द डाइपोल मोमेंट इज, ये मैक्सिमम कब होता है, जब थीटा आपका कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। अ प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम अ रेस्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द रीजन ऑफ, ठीक है ना। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना दिया गया आपने, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया आपने, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका, अगर आपने रिलीज कर दिया किसको, प्रोटॉन को, सॉरी, अगर आपने प्रोटॉन को यहाँ डाल दिया तो प्रोटॉन कहाँ मूव करेगा, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर की तरफ प्रोटॉन मूव करेगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल तुम्हारा क्या होता है, कम होता है, तो पोटेंशियल इधर फील्ड क्या होगा, लोअर, यहाँ क्या आ जाएगा, लोअर आ जाएगा। The work done in moving a charged particle between 2 points is an uniform electric field does not depend upon the path followed by the particle y, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि आपका जो वर्क मूव है चार्ज पार्टिकल बिटवीन द 2 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंजर्वेटिव होता है ना। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फील्ड आपकी पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, सिंपल सी बात है। तो आप यहाँ पर यही पॉइंट आउट करोगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, कंजर्वेटिव फील्ड है। उस फील्ड में अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, वहाँ पर वर्क हो रहा है, तो वो वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आपने पॉइंट आउट कर दिया। ये कह रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना। तो अगर नेगेटिव चार्ज बनाओगे, पॉजिटिव चार्ज बनाओगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा इसका, आप इसका सर्कुलर शेप में ही बनाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें क्या होगी, टुवर्ड्स होगी, याद रखना, आती हुई दिखा देना ऐसे ऐसे, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हुई दिखा। तो सारे के सारे सर्फेसेस कैसे हैं, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, ये भी इक्विपोटेंशियल, ये भी इक्विपोटेंशियल, ऑल द सर्फेसेस आर इक्विपोटेंशियल। तो नेगेटिव पॉजिटिव जो भी बनाता है इक्विपोटेंशियल सर्फेस बनाएगा अपना, वो सर्कुलर शेप में बनाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेस। और इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो वर्क डन क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल हर पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं आएगा तो वर्क डन आपका नहीं होगा। इन सब चीज़ों को पॉइंट आउट करना आप लोग। चार्ज पार्टिकल दिया है पॉइंट टू पॉइंट, है ना, कैसा होगा तुम्हारा, पोटेंशियल एनर्जी क्या तुम्हारी इंक्रीज करेगी। ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट चार्ज क्यू केप्ट नियर अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट। तो अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, यहाँ प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आकर के क्या है, इसके जो सरफेस पर हमेशा कैसे गिरेगी, परपेंडिकुलर गिरेगी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा जी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। वाई आर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन द सीरीज एंड इन पैरेलल, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हमें क्या है, कभी रेजिस्टेंस हमें अधिक चाहिए तो हम सीरीज में कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें क्या कम चाहिए तो हम क्या कर देंगे, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज़्यादा करने के लिए हमें क्या है, इस तरीके से कनेक्ट करना होता है। वाई द कनेक्टिंग वायर मेड ऑफ कॉपर, कॉपर का कनेक्टिंग वायर क्यों, क्योंकि कॉपर की जो रेसिस्टिविटी होती है ना बहुत लो होती है, जिससे कि मैक्सिमम कंडक्टिविटी हो उसकी, इसलिए हम हमेशा जो कनेक्टिंग वायर में क्या करते हैं, कॉपर को कनेक्ट करते हैं। वाई द कार्बन, वाई इज द कांस्टेंट एंड मैग्नीन यूज फॉर द मेकिंग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, क्योंकि इसकी जो आपका जो कॉन्स्टेंटेन होता है और मैग्नीन का, इसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है ना, इसलिए हम इसका यूज करते हैं स्टैंडर्ड जो रेजिस्टर हमारा यूज करने के लिए, कि वेरिएशन ना होने पाए। इफ़ द मेटल and alloys which have greater temperature coefficient of resistance, मेटल में और जो आपका एलॉय में, क्योंकि टेम्परेचर आपका कंडक्टर प्योर क्या है, मेटल तुम्हारा कंडक्टर है, इसलिए क्या इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो ज़्यादा होगा। वाई इज द कंडीशन ऑफ द बैलेंस पोजीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज P/Q R/S, आपको सबको पता है
इस पर क्या होगा तुम्हारा डिफ्लेक्शन आपका 0 होता है। कह रहा है कि अ वायर ऑफ रेसिस्टिविटी इतना स्ट्रेच्ड डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल इट्स न्यू रेसिस्टिविटी। आपको पता है कि लेंथ और एरिया पर रेसिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो इसकी रेसिस्टिविटी सेम रहेगी। रेसिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पर और मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द व्हीट स्टोन ब्रिज टू बी द मोस्ट सेंसिटिव, रेशियो शुड बी 1, ठीक है ना। आर्म्स मस्ट बी, क्या है, द वैल्यू ऑफ रेशियो आर्म्स मस्ट बी इक्वल टू 1, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S इज इक्वल टू आपका बनाना चाहिए। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट से क्या करते हैं हम लोग, से हम ये पॉइंट आउट करते हैं कि जो आपका पोटेंशियल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कहाँ पर हाई है कहाँ पर लो है, तो पोटेंशियल के पॉजिटिव नेगेटिव को हमें क्या है इंडिकेट करने में हेल्प मिलती है। वाई कनेक्टिंग वायर आर मेड ऑफ कॉपर, ये मैं बता चुका हूँ, है ना। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ एन इंसुलेटर 10 टू पावर 10 ओम मीटर। ओम मीटर उसकी यूनिट है, याद रखना, ये भी पूछ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। इन होम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, वाई द होम्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो दैट ईच एप्लायंसेस शुड बी द फुल वोल्टेज। मतलब आप कहोगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जितनी भी डिवाइसेस हैं, जैसे 220 वोल्ट की सप्लाई आती है हमारे घरों में, तो पूरा प्रॉपर, चाहे वो फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, टीवी हो, हर किसी क्या है, सॉरी टीवी हो, आपका जो भी आपकी डिवाइसेज यूज है, एसी है, तो उसको प्रॉपर 220 वोल्ट पूरा मिलना चाहिए। अगर आप सीरीज में लगा दोगे तो पोटेंशियल आपका डिवाइड हो जाएगा, तो किसी को कम किसी को ज़्यादा, इस तरीके से क्या है कि फ्लक्चुएशन होने लगेगा, तो हमारा प्रॉपर फुल पोटेंशियल नहीं मिलेगा, तो हमारी डिवाइस काम नहीं करेगी। व्हाट इज़ द बेसिक किरचॉफ्स जंक्शन लॉ, वही आपका है कि द बेसिक किरचॉफ जंक्शन लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमारा कंजर्व होता है। फॉर व्हाट बेसिक पर्पज द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। द सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू गेट द मैक्सिमम वोल्टेज, सीरीज में कर देंगे, एंड द कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट द मैक्सिमम करंट। वोल्टेज और करंट बड़ा इंपॉर्टेंट, याद रखना कि जब हम क्या करते हैं, सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमें मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाता है, और अगर वो क्या हम उसको कनेक्ट करेंगे पैरेलल में तो मुझे मैक्सिमम करंट मिल जाएगी। तो हमें जो चाहिए उस तरीके से हम कनेक्शन कर लेंगे। डिफाइन द कंडक्टेंस, तो यहाँ पर आपको कंडक्टेंस डिफाइंड एज द इज ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, ठीक है ना। व्हाट इज द असाइनमेंट और रेसिस्टिविटी, ओम मीटर पता आपको है। हाउ करंट थ्रू अ कंडक्टर इज रिलेटेड टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, फॉर्मूला है, सिंपल रखो उसको। कॉपर वायर ऑफ रेसिस्टिविटी कितना है, आपको ओम दिया है, मान लो रो दिया हुआ है, इज द स्ट्रेस्ड रिड्यूस टू डायमीटर ऑफ हाफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। व्हाट विल बी द न्यू रेसिस्टिविटी है, तो क्या फर्क पड़ने वाला है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो न्यू रेसिस्टिविटी सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। अ वायर ऑफ रेसिस्टिविटी, ये वही सेम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है। स्टेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको स्टेटमेंट देना है तो आपको पता होना चाहिए। स्टेट किरचॉफ्स लॉ क्या है कि ऑल द करंट मीटिंग एंड जंक्शन इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ये आपका स्टेटमेंट है। स्टेट किरचॉफ्स एनर्जी लॉ, जिसे बोलते हैं वोल्टेज लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज सर्किट पाथ लूप मस्ट बी 0। ऑल द वोल्टेजेस अराउंड एनी क्लोज पाथ पे सारे वोल्टेज सम कर दो तो 0 के बराबर होगा। इफ द वायर रेजिस्टेंस आर स्ट्रेस्ड सो द लेंथ इज डबल, चेंज कैलकुलेट द चेंज इन द रेजिस्टेंस। अब इसको आपने कई बार किया है, रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, तुम्हारा हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ अच्छा नहीं, आपने कहा कि क्या ऑन स्ट्रेचिंग वायर डबल टू इट्स लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया गेट हाफ, ठीक है। जैसे आपने क्या उसको खींच दिया, अगर लेंथ उसकी डबल हुई तो एरिया आपकी हाफ हो जाएगी। अब वॉल्यूम को मेंटेन रखना है तो 4R आपका आता है, कई बार आपने किया इसको है, तो इस चीज़ को देख लेना। अच्छा, तक फाइंड द पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया गया है, पावर पूछा है, पी क्या होता है आपका, बोलो जी। पावर होता है 1/f, तो सेंटीमीटर में तो अब मीटर में कन्वर्ट कर लोगे ना, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा P इक्वल टू 1/f होगा, और 1/f किस में होना चाहिए, मीटर में, तो 20 इंटू 10 पावर क्या आ जाएगा 2 -2 आ जाएगा मीटर ना। इसको ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा तुम्हारा 100/20 आ जाएगा तुम्हारा 5। ये जो 5 आएगा वो डायोप्टर में आएगा, ठीक है ना। हाँ, व्हाट इज द कंडीशन फॉर व्हीट स्टोन ब्रिज विद द मोस्ट सेंसिटिव एंड बैलेंस्ड
तो आपको पता है वही है कि भाई ये क्या है, इसका रेशियो जो आर्म्स का रेशियो क्या इक्वल 1 होना चाहिए, जैसे P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन S। व्हीट स्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव टू बैलेंस इफ द करंट थ्रू अ गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द कंडीशन फॉर द व्हीट स्टोन ब्रिज, वो तो आपको पता है, कर लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। द रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द इट्स लेंथ एंड एरिया, बिल्कुल ट्रू है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, स्पेसिफिक मतलब उसकी रेसिस्टिविटी क्या वो डिपेंड करती है लेंथ और एरिया पे, नहीं, तो फॉल्स हो गया आपका, वही कंडीशन आपका है, ठीक है ना। अब कह रहा है इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर हैव नो मोशन इन द एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट, ठीक है ना, तो आपका फॉल्स हो गया ये। तो इस तरीके से आप अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, एसर्शन है ना, बैलेंस दिया गया आपका ये आपके देखो क्या है कि ये आपके व्हीट स्टोन ब्रिज है, कितने 1 2 3 4 है ना, तो दिस इज द ब्रिज ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज और बैलेंस है, तो यहाँ लिखा है कि ये भी आपका बैलेंस है, ठीक है ना। और इसमें देखो ये बैलेंस नहीं है, 2/3 3/2, तो आपका बैलेंस नहीं है, दिस इज नॉट अ बैलेंस कंडीशन, ठीक है ना, तो आप वहाँ पॉइंट आउट करोगे। तो बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होनी चाहिए, P/Q इन दिस गिवन सर्किट नॉट बैलेंस, है ना, सब पॉइंट आउट किया, इसको ध्यान से पढ़ लेना आप लोग। इधर मैंने कहा कि करंट इतने एम्पियर फ्लो इन ए कंडक्टर ऑफ 40 फॉर 1 मिनट, 1 मिनट में इतनी करंट फ्लो कर रही है। द हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर विल बी, कितना हीट प्रोड्यूस होगी, तो आप I²RT से सॉल्व करोगे, फार्मूला रख IRT रख के सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और करा अ सेल इज EMF कनेक्टेड अक्रॉस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस व्हेन द करंट, ये सब क्वेश्चन दिया गया, देखो आपको फार्मूला पता है क्या है कि E और आपको निकालना है E V और स्मॉल r में क्या रिलेशन होगा, E-V/V है ना, R मतलब R क्या होता है, E-V/V इंटू R होगा, R आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और स्मॉल r आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये भी आपका करेक्ट होगा, ठीक है बेटा जी, ये मैंने यहाँ प्रूफ कर दिया, इसको देख लेना आप लोग। अब यहाँ पर सिर्फ रखना है, फॉर्मूले में रखना है क्वेश्चन कि स्टडी करंट ऑफ 8 मिली एम्पियर फ्लोज थ्रू अ वायर, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू इट, तो बस आप Q इक्वल टू I/T/E रखा, सॉल्व किया, कितना आ गया आपका N इक्वल टू, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा N इक्वल टू क्या होता है, ऐसे लिखना हो Q इक्वल टू होता है +-NE होता है ना, है कि नहीं है, तो N कितना होगा, Q/E होगा, और Q कितना होता है I/T/E होता है, तब जाके सॉल्व कर पाओगे आप, ठीक। आपको देखो इसमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, तो पावर का फार्मूला V² क्या होता है, R होता है, V रखा, R रखा, सॉल्व किया, 3.6 वॉट आ गया, ठीक। अब देखो द करंट इन अ डिवाइस वेरीज विद द टाइम, ये करंट आपको टाइम के हिसाब से बदल रही है बेटा जी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि T इक्वल टू 0 से T इक्वल टू 3 सेकेंड में कितनी करंट फ्लो करेगी, तो आप कहोगे सर कि यहाँ से देख लो आप लोग, इस I इक्वल टू dQ/dt लिखा हमने, dQ निकालना आपको है तो I/dt कर दिया, dQ को हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो यहाँ से कितना मिल गया 27, अपर लिमिट लोअर, इंटीग्रेट करना ही मेन इसमें है क्योंकि आपको चार्ज निकालना है, ये आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है बेटा जी। अब यहाँ से कॉपर वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया गया है ना, तो क्या आएगा यहाँ पर, रेसिस्टिविटी आएगी, ठीक है ना। अच्छा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ अ सेल ऑफ EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इज कनेक्टेड अक्रॉस द वेरिएबल, है ना, तो V और क्या है, R में आपको रेजिस्टेंस दिखाना है, तो पक्का है कैसा बनेगा तुम्हारा, ये पहले क्या होगा, तुम्हारा वोल्टेज बढ़ेगा 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 रेजिस्टेंस के साथ साथ, बाद में क्या हो जाएगा, तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक। अब यूनिफॉर्म वायर रेजिस्टेंस 2R, पूरा रेजिस्टेंस कितना है उसका 2R है, ये पूरा का पूरा कितना है आपका 2R है। बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, सर्कल के बेंड कर दिया, तो बेंड कर दोगे डायमीटर के अलॉन्ग क्या होगा, 2R है, तो लेंथ और R आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा R, ये तुम्हारा R हो जाएगा, देखो मैंने R और R यहाँ लिख दिया है। अब AB के क्रॉस क्या है कि अब ये और ये R दोनों आपस में हो गए पैरेलल, तो क्या होगा तुम्हारा R1 R2 R1 + R2 R²/R, ये R/2 आएगा, ठीक है ना, तो इस केस में आपका R/2 आएगा, ठीक। करा द मिनिमाइज द परसेंटेज एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन द मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, द बैलेंस पॉइंट एडजस्ट नियर द सेंटर, जो वायर का सेंटर होता है उसके नियर करते हैं, इन द पोटेंशियल मीटर अलॉन्ग यूनिफॉर्म वायर इज यूज टू
मेजर द पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। लॉन्ग वायर जो पोटेंशियोमीटर क्या है, हम क्या यूज करते हैं किसके लिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मेजरमेंट करने के लिए। देखो फिर आ गया वो यूनिफॉर्म वायर, फिर बार में पूछ दिया कितना 4R है, ये पूरा का पूरा कितना 4R है। अब इसको हम आधे में, ये आ जाएगा तुम्हारा 2R, ये भी तुम्हारा हो जाएगा 2R। अब 2R ये आपका ए और बी, 2R इंटू 2R अपॉन 2R प्लस 2R कट जाएगा, तुम्हारा सिंपल क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। करा हाउ डज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर चेंज इन इट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग द लेंथ एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर कॉन्स्टेंट। सब कुछ E इक्वल टू V अपॉन L होता है, जो मोबिलिटी होती है VD अपॉन E होती है। ठीक, तो अब E का क्या है, V बाई L रख दिया हमने, L भी कांस्टेंट है और आपका VD भी कांस्टेंट है, तो म्यू प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो म्यू1 अपॉन म्यू2 इक्वल टू V2 अपॉन V1। और ठीक है ना, अब V2 कितना है, 2V1 अपॉन V1 कट गया, तो म्यू1 अपॉन म्यू2 कितना आ गया, 2 आ गया, तो म्यू2 कितना आ गया, म्यू1 बाई 2 आ गया, तो हाफ हो जाएगी। जो आपकी मोबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, तो हमने अब हाफ पॉइंट आउट कर दिया। ठीक, when the potential difference is applied across, ये तो मैंने हाँ कह रहा कि when the potential difference is applied across the end of the conductor, how is the drift velocity of the electron related to the relaxation time। ये फार्मूला आपका है किसका है, रिलैक्सेशन टाइम का। Vd इक्वल टू E, क्या फार्मूला होता है, V इक्वल टू ET होता है ना बेटा जी, तो बस V इज इक्वल टू, याद करो ET, E क्या है, एक्सेलरेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है, तो फोर्स अपॉन क्या होगा, मास, और T को बोलते हैं टाउ। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने पॉइंट आउट कर दिया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाउ आपको मिल जाएगा। अब हाउ इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन द कंडक्टर अफेक्टेड विद द राइज इन टेम्परेचर, है ना। अगर टेम्परेचर को आपने बढ़ा दिया तो पक्का है कोलिजन बढ़ जाएगा, कोलिजन बढ़ जाएगा, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ता है, वेलोसिटी क्या तुम्हारी कम हो जाएगी, इसलिए कहेंगे कि डिक्रीजेज। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। अब मैं अगली वीडियो में अभी जो तीन चार टॉपिक बचे हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, तो मैं कर देता हूँ अभी इसको, है ना। इसके बाद जो है कि जो बच जाएगा वो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे। कह रहा है कि 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स केप्ट 2 मीटर अपार्ट कैरी 3 एम्पियर करंट। कितना है, I1 I2 कितना दिया, 3 है कि नहीं बेटा जी, और दोनों ही सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं ऐसे। तो बस फार्मूला क्या होगा, F/L म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई I1 I2 बाई R, सबको पता है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या वैल्यू होती है, 2 इंटू 10 टू पावर -7 होती है। ठीक है ना, आपको पता होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितना, 10 टू पावर क्या है -7। यहाँ 2 पाई आ गया तो ठीक है, यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई का फार्मूला आ जाएगा, ये निकल गया। और फोर्स पर यूनिट लेंथ इतना निकल के आई। करंट आर द सेम डायरेक्शन, सो देयर वुड बी अट्रैक्शन। याद रखना, दो करंट आपस में, दो वायर में आपस में करेंगे तो ये क्या आपस में करेंगे, अट्रैक्ट में। ठीक है ना, अपोजिट में रिपल कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द परमेबिलिटी लेस देन दैट ऑफ द फ्री स्पेस। पता आपको है कि म्यू आर क्या होगा, जैसे आपका डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या एक से क्या होती है, कम होती है ना। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉपर फार्मूला क्या है, कॉपर इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इसको भी आप नोट करो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब असर्शन आ गया, रीजन आ गया। कह रहा है कि द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इज 0। टॉर्क 0 है व्हेन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो प्लेन है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, अगर प्लेन होगी परपेंडिकुलर तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया में कितना एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, है ना। तो मैंने यहाँ देखो पॉइंट आउट किया आपका है। और दूसरा रीजन में उन्होंने दिया है कि M और B ये आपके कौन से डॉट प्रोडक्ट, बिल्कुल गलत है, पॉसिबल नहीं है। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इफ द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड देन द एंगल बिटवीन द एरिया कितना तुम्हारा हो जाएगा, 0 डिग्री, दैट इज, है ना। टॉर्क क्या तुम्हारा हो जाएगा, वहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपका पहला ठीक है। लेकिन दूसरा में क्या होगा, M क्रॉस B होता है, कभी M और B का आपस में डॉट प्रोडक्ट होता नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट जाती है, तो ये आपका रीजन क्या तुम्हारा होगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक। अब द हॉरिजॉन्टल थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स स्ट्रेच्ड बाय अ डिस्टेंस R कैरिंग करंट I ईच इन द अपोजिट डायरेक्शन, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द
मिड पॉइंट बिटवीन द, मिड पॉइंट लेना है तो ठीक है। आपने कहा अगर इसमें करंट फ्लो कर रही है, यहाँ भी करंट फ्लो कर रही है, ठीक है बेटा जी। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ मिड पॉइंट कितना आपका ये होगा पूरा का पूरा, अगर आर है तो ये हो जाएगा तुम्हारा आर बाई टू, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर होता, आर बाई टू कर दिया, कितना आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, एक वायर से आ गया, दूसरे से भी यही आएगा, और दोनों को सो दैट द टोटल फील्ड क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको आंसर निकल के चला आया, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मॉडिफाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एज सोन इन द फिगर। आपको पता है कि जो निकल होता है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है। निकल क्या होता है, निकल जो होता है वो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल होता है, और ये क्या है, डज नॉट मॉडिफाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप डाल दो उसमें, क्योंकि ऑलरेडी ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, मॉडिफाई नहीं होता है। बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स मूव पैरेलल टू ईच अदर। ये इलेक्ट्रॉन ये प्रोटॉन दे क्या होगा, ये दे अट्रैक्ट टू ईच अदर। इनमें क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन आप क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, सिंपल सी बात है। और स्ट्रेट वायर रेडियस ए कैरिंग करंट आई, करंट थ्रू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्या है, देखो ध्यान से, अक्रॉस द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1 एट A/2 एंड B2 एट 2A। तो निकालते हैं B1 क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर होता है, आर की वैल्यू यहाँ A/2 रख करके हमने इसको सॉल्व कर दिया, और फील्ड जब आउटसाइड क्या होगी तुम्हारी B2 क्या होगी, आर की वैल्यू क्या आई 2A है, 2A रख के सॉल्व कर दिया, और जब B1 अपॉन B2 किया तो कितना आ गया आपका 1 आ गया, दोनों का रेशियो क्या बनेगा आपका 1 बनेगा, ठीक है बेटा जी। एसर्शन दिया है कि डाइपोल डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एग्जिबिट मैग्नेटिज्म, यस, जितने भी डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें कुछ न कुछ क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती ही होती है। डायामैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट हैव परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यस, उनके पास अपना खुद का डाइपोल मोमेंट होता नहीं, इसलिए वो परमानेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उनको नहीं बोलते हम लोग हैं। इसका मतलब असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है, ठीक है। अब देखिए हैं, अ चार्ज पार्टिकल आफ्टर बीइंग एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, वी एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। इफ वी इज डबल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी। अब देखो आर क्या होता है, ध्यान देना इसमें, जो आपका आर होता है वो mv अपॉन क्यू बी होता है, mv आपका मोमेंटम अपॉन क्यू बी, मोमेंटम होता है 2m काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, E इंटू वी होती है। इसका मतलब जो आपका आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो, पोटेंशियल। तो अगर आप देखा जाए तो R1 अपॉन R2 क्या होगा, V1 अपॉन V2 होगा, क्योंकि प्रोपोर्शनल आपस में रूट में है कि नहीं है। तो अब R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर का रूट यहाँ से हट जाएगा, तो अब कितना है V1, E कितना डबल कर दिया, V1 से V1 कट गया, तो R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर, आपको R2 निकालना, R2 स्क्वायर 2R1, तो R2 क्या होगा, रूट में 2R1 हो जाएगा। तो मतलब जो आपका R2 आएगा वो रूट 2R आएगा, ठीक है बेटा जी। आई थिंक ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। डिफाइन द टर्म करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन ऑफ थीटा पर यूनिट करंट, ठीक। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया, देखो ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा। अ करंट आई फ्लो थ्रू अ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर विच इज बेंड इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इन द मिडिल एज सोन इन द फिगर। अब देखो ये फिगर दिया गया है, तो आपको बनाया गया इस तरीके से, एक सर्कुलर पाथ है, ये आपका एक वायर है। अब इसको थोड़ा सा नज़दीक लाएंगे क्योंकि डायग्राम आपका नज़दीक। तो अब ये पूरा का पूरा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो गया, सिंगल इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो गया, ये आपका सर्कुलर, दो ही पार्ट इसमें आए, ठीक है ना। तो ड्यू टू द स्ट्रेट कंडक्टर, अब बताइए इसके थ्रू जो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कहाँ बनेगी, देखो देखिए आउटवर्ड बनेगी, ध्यान देना। थंब कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, तो आपका जो कर्ल फिंगर है वो ऊपर की तरफ आएगा, ओ पॉइंट पे लेके आओगे तो राइट हैंड को, ठीक है ना। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आउटवर्ड हो गया, इसको आउटवर्ड बोलेंगे, ये आउटवर्ड हो गया आपका। ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल क्या होगा, ये जो कॉइल है इसको लेंगे तो देखो, अगर कर्ल फिंगर इसके अक्रॉस, अगर क्योंकि वो कौन सी वाइज है, ये आपका क्लॉक वाइज है, तो क्लॉक वाइज घुमाएंगे कर्ल फिंगर, थंब कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। तो जो आपका आर्क है, सर्कुलर आर्क है, वो म्यू नॉट आई अपॉन 2R होगा, वो इनवर्ड होगा, ठीक है बेटा जी। अब हमने क्या किया, देखो ध्यान से, अब B2 माइनस B1 कर दिया,
B2 माइनस B1 करोगे तो B2 में से B1 माइनस करोगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R कॉमन होगा, 1 क्या 1 माइनस 1 अपॉन पाई आ जाएगा, वो भी इनवर्ड आएगा, तो ये आपका करेक्ट माना जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग अ करंट आई लाइज इन विथ इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज, अब इसके क्या है, यहाँ रख दिया गया है ना। और आपको पता है कि जब इसमें करंट आप फ्लो कराओगे तो इसमें जब करंट फ्लो करेगी तो करंट मान लो फ्लो कर रही है, सपोज किया करंट आपकी एंटी क्लॉक वाइज ऐसे फ्लो कर रही है, तो इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि इधर से करंट निकलेगी और इधर से मान लो एंटर कर रही है, सॉरी फील्ड, इधर से फील्ड निकल के इधर एंटर कर रही है, ऐसे होगा ना। जितनी फील्ड एंटर, जितना फ्लक्स बाहर निकलेगा उतना ही फ्लक्स क्या इसके अंदर एंटर कर जाएगा। तो क्वाइल में जो फ्लक्स लिंक होगा वो कितना होगा, 0 होगा। टोटल फ्लक्स कितना होगा तुम्हारा, 0, क्योंकि आउट गोइंग फ्लक्स इज इक्वल टू इनकमिंग फ्लक्स, ये दोनों बराबर हो गए। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। अच्छा अब देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर केप्ट ऑन अ हॉरिजेंटल टेबल। ठीक, आर डिस्टेंस पे है, आपको क्या है, करंट आपकी फ्लो ऐसे कर रही है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या फील्ड होगी आपकी, तो आपको पता है कि थंब रखोगे और पॉइंट पे आपने क्या किया, अपना पाम फेस किया, तो वो इन्वर्ट जाएगा। तो आर डिस्टेंस फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर का रखो फार्मूला, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई क्या होता है, इतना होता है, आर का रखो, सॉल्व किया, इतना आंसर आ गया। ठीक, an electron and proton are moving along the same direction with the same kinetic energy, they enter in a uniform magnetic field acting perpendicular to their velocities and dependence of the radius इतना, their path of their masses is, है ना। अब R क्या होता है उनका, R फार्मूला क्या होता है, 2m/e अपॉन सब कुछ काइनेटिक फिक्स है, Q भी सब फिक्स आपका है, तो R प्रोपोर्शनल टू रूट m हो जाएगा, जिसका मास जितना बड़ा होगा उसकी क्या होती है, रेडियस ज़्यादा हो जाएगी, अगर काइनेटिक एनर्जी आपकी फिक्स है तो, है ना। अब देखो, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट, अभी करके आए हो आप इस फार्मूले को, यहाँ क्या आया है 1 × 10⁻⁻5 टेस्ला आया है, और यहाँ कितना आया था, 2 आया था। ठीक है ना, आई थिंक मेरी बस फ़र्क कितना था, यहाँ पर आपने 10 सेंटीमीटर लिया, 10 एम्पियर करंट थी, यहाँ पर क्या लिया था आपने, 5 एम्पियर करंट ले लिया आपने। ठीक है बेटा जी, और 5 यहाँ एम्पियर करंट आपकी कम हो गई ना, और ये सेंटीमीटर में है तो आपका ये 1 × 10⁻⁴ फील्ड भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से क्या है, कह रहा है कि देयर आर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन ए रीजन पॉइंटिंग अलोंग एक्स एक्सिस। देखो इधर ही क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इधर ही क्या है, इधर आपकी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है। ठीक, और कह रहा है कि क्या चीज़, क्या कह रहा है भाई, अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, ई अल्फा पार्टिकल, चल पड़ा इसे, और ये पॉजिटिव है। अच्छा, फील्ड क्या करेगी, ये जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है इसको घुमाएगी गोल, मतलब ऐसे अंदर ले जाके बाहर निकालेगी, सर्कुलर पाथ बनाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, अल्फा पार्टिकल पर फोर्स कहाँ लगाएगी, राइट साइड में, तो ये ऐसे घूमते घूमते जाएगा ऐसे। इसको राइट साइड कौन लेके जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको सर्कुलर पाथ कौन प्रोवाइड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए यहाँ का इसका पाथ होगा तुम्हारा हेलिकल। कैसा पाथ तुम्हारा होगा जी, हेलिकल पाथ होगा। ठीक, अभी करंट 10 एम्पियर, अभी इसको सॉल्व करके आए हो, 2 × 10⁻⁵ टेस्ला, रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा है बार बार, इसका आप लोग ध्यान देना। ठीक, अ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस सब्जेक्टेड टू ए, सब दिया हुआ है ना। तो कह रहा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज कितना होगा, और आपको पता है कि आर क्या होता है, 1 अपॉन, है ना, 2mv/u, ये होता है आर का फॉर्मूला। तो आर किस पे डिपेंड करके, ये अभी निकाला आपने है कि ये 2r आएगा। ठीक है ना, यहाँ से आप यहाँ से इसको, क्योंकि r प्रोपोर्शनल टू आपका आ गया तुम्हारा कितना, v, रूट में v आ जाएगा, तो r1/r2 करोगे तो ये आपका 2r है, इसको अभी करके आए हो पीछे। ठीक है ना, अब करा है कि राइट द रिलेशन बिटवीन द फोर्स, ये आपके मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, F = Q v×b का फॉर्मेट, आई थिंक समझ गए। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग पैरेलल टू द पाथ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड में कौन सी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, अलॉन्ग परपेंडिकुलर देयर पाथ विच ऑफ देम विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विथ हायर फ्रीक्वेंसी। तो उसका जो टाइम पीरियड होता है चार्ज पार्टिकल का 2πm/Qb होता है।
तो 1/f कितना हो जाएगा, QB/2πm हो जाएगा। तो आप सॉरी 1/t मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ना ये, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m। जिसका मास कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आई थिंक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है। तो जिसका मास कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन हमने पॉइंट आउट कर दिया। अब आपको मैग्नेटिक इफेक्ट एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे बेटा जी। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, वीडियो बड़ी हो गई है, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं अगली वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है बेटा जी, थैंक यू वेरी मच।